नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपनी कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी डोमेन को, जिसमें एनटीए के द्वारा जो टॉप क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे टॉप क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा डोमेन है हमारा? डोमेन आप याद रखिए, ज्योग्राफी डोमेन है। ठीक है, ज्योग्राफी डोमेन। और इसे क्यों करना चाहिए ये क्लास, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आप सभी को इस क्लास की इम्पोर्टेंस पता है और क्लास करने के लिए सब तैयार हैं। ठीक है, तो चलो क्लास में जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो बैच हमारा जो है वो सीईटी कंसेप्ट का जो ऐप है, पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आपको बैच मिल जाएगा। अब बैच में कोई ऑफर नहीं रह गया है। इसकी प्राइस जो 899 और 20% ऑफर चल रही थी वो कम हो चुकी है और अब प्राइस सिर्फ 599 की है। तो क्रैश कोर्स आप 599 में खरीद सकते हैं। मात्र 600 रुपये में आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज जो है वो 199 रुपीज़ में मिल जाएगी। ठीक है, 199 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसका प्राइस 250 था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए बहुत अच्छे ऑफर्स हैं। तो जल्दी से इसे अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसे अवेल करो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द हाईएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन द कंट्री। निम्नलिखित में से किस नदी में देश में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन है? मतलब ऐसी कौन सी रिवर है हमारे देश में जिसके पास पानी रिप्लेनिशेबल करने का ताकत है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर जो है वो कौन सी हमारे कंट्री की? तो चलिए बताइए, वो इंदस है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है या गोदावरी है? चलिए जल्दी से बताइए इसका जवाब। देखते हैं क्या है जवाब। ठीक है, तो आप सभी ने आंसर दिया है बिल्कुल सही, और ऐसे ही आंसर सही दो। देखो क्या है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशेबल है सबसे हाईएस्ट गंगा करती है। ठीक है, गंगा जो है, रिवर गंगा, हमारी माता गंगा, पवित्र पावनी गंगा, वो सबसे ज़्यादा रिप्लेनिशेबल है। ठीक है, इस रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र सेकेंड में आएगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र सेकेंड आती है। तो ये ब्रह्मपुत्र एंड गंगा मिला के 46% ऑफ टोटल पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन है। मतलब 46% टोटल रिप्लेनिशेबल वाटर मिला के यही दोनों रिवर है। सिर्फ ये दो रिवर से आधा से ज्यादा, जो आधा पानी जो है वो रिप्लेनिशेबल होता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन क्यूबिक किलोमीटर करेक्टली शो द टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घन किलोमीटर का आंकड़ा भारत के कुल वार्षिक वर्षा को सही ढंग से दर्शाता है? मतलब आपसे बेसिकली देखो सवाल ऐसे घुमा के पूछता है कि बच्चों को लगता है ये क्या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो आंसर भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, क्योंकि अब आप 12th में नहीं है, अब आप ग्रेजुएशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जब ग्रेजुएशन करने वाले हो तो थोड़ा सा ऊपर का सोचना होगा। अब तुम खुद से सोचो, ये पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि पूरा भारत में कुल वार्षिक जो पूरे साल भर में जो वर्षा होती है वो टोटल अमाउंट, एक एवरेज बताना है कि कितनी बारिश होती है, बस यही पूछ रहा है। बाकी इतना घुमा के पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन क्यूबिक किलोमीटर करेक्टली शो द टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडिया। इससे प्लीज आप लोग प्लीज डरिए मत, सवाल को देख के डरना नहीं है, हमें डराना है। ठीक है, वी आर बॉर्न टू रूल, नॉट बॉर्न टू डू स्लेवरी। ठीक है, मतलब डर के नहीं रहना है। बेसिकली यही है कि डर के नहीं रहना, डराना है। क्वेश्चन को देख के उस जवाब ऐसा हो क्वेश्चन डर जाए, भाई ये क्या बोल दिया। वही है कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, क्यूबिक, आपको क्यूबिक किलोमीटर में बताना होगा कि एनुअल टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन इंडिया में कितना है। ठीक है, 2000, 3000, 4000 या 5000? चलो जल्दी से बताओ। हाँ, ठीक है,
4000 किलोमीटर इज राइट, 4000 किलोमीटर, ठीक है, 4000 क्यूबिक किलोमीटर हमारा टोटल वर्षा होती है एवरेज, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करिए, प्लानिंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक चैप्टर पढ़ा था प्लानिंग, ठीक है, चैप्टर थी प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भी उसी में एक टॉपिक था। तो प्लानिंग में हमने बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्लानिंग को पढ़ा था जो गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है इंडिया में। ये इंडिया जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली जो बुक है उससे हमने पढ़ा था। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ठीक है, नियोजन में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल होता है। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचने की प्रक्रिया होती है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम एंड प्रोग्राम्स, योजनाओं या कार्यक्रमों का निर्माण होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव गोल, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यों के सेट का कार्यान्वयन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। चलो बहुत अच्छा सवाल है, और सवाल जो है उसके लिए आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सवाल हम भी अपने से सोच कर बता सकते हैं। लाइक आपने जब ये सोचा होगा कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, अपने ड्रीम कॉलेज की तैयारी के लिए आप खुद भी प्लानिंग किए होंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया होगा, आपने सोचा होगा सबसे पहले, आ गया प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचा होगा कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ। तो आपको पता चला होगा कि CVT कॉन्सेप्ट नाम का एक चैनल है, ठीक है, या फिर NCT जो भी आप चैनल देखें, तो उस नाम का एक चैनल है, तो उसको आपने ज्वाइन किया, ठीक है, उसको ज्वाइन किया आपने। उसके बाद जब उसको ज्वाइन किया तो उसमें आपने सोचा कि इससे पढ़ेंगे, और इसके बाद पढ़ रहे हो, अभी यूट्यूब पे पढ़ रही भी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है। खुद से सोचा होगा ना कि कुछ खुद के लिए करना है, इतना समय जो यूट्यूब पे दे रहे हो पढ़ने के लिए, तो ये प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के कारण ही हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। उसके बाद एक फॉर्मुलेशन बनाया होगा कि क्या मैं किस तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ाऊंगा और किस तरीके से अपने गोल को अचीव करूंगा। ऐसे ऐसे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करूंगा, PYQs को सॉल्व करूंगा, सिलेबस कंप्लीट करूंगा, इतने दिन में ये हो जाएगा, एंड देन लास्ट डे का रिवीजन जो रहेगा वो कैसा होगा, सब कुछ एक फॉर्मुलेशन हुआ होगा ना तुम्हारा स्कीम। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंट तो तुम अभी कर रहे हो, अगर यूट्यूब पे ये क्लास देख रहे हो, इट मीन्स कि यू आर इम्प्लीमेंटिंग योर प्लान्स। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग इंक्लूड ऑल दिस, और बिल्कुल सही, आपने सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन। उपयुक्त सभी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चौथा पूछ रहा है कि व्हाट आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन क्या है, परिवहन के साधन पूछ रहा है। हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन करके चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा था और इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा था, ठीक है। तो आपको अब बताना है कि परिवहन के साधन क्या है, क्या वो लैंड है, वाटर है, एयर है, ऑल ऑफ द अबव है, भूमि, जल, वायु, या ये सभी। चलिए जल्दी से बताइए। सवाल अच्छा है और इजी भी है, आप सभी को आता होगा, मुझे पूरा विश्वास है। Okay, so wait. ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा लैंड, वाटर, एयर, तीनों होता है, देन ऑल ऑफ द अबव इज राइट। ये सभी राइट है। मैं आपको इधर ऐड करके बताती हूँ, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो 4 तरह का होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट 4 तरह का होता है, परिवहन जिसे कहा जाता है, परिवहन। तो परिवहन 4 तरह का होता है। पहला होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट पे आपका आ जाएगा रोडवेज जो रोड से आप जा रहे हैं, ठीक है, आपके अगल बगल रोड होगा, आप सभी जानते होंगे। किन्हीं के अगल बगल रेलवेज भी होंगे, ठीक है। बताइए जिसके अगल बगल रेलवेज है, तो रेलवेज भी इसी में आ जाएंगे। ये रोडवेज एंड रेलवेज आ जाएंगे लैंड में। सेकेंड आता है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली आपको हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन वगैरह, ठीक है, एरोप्लेन या फिर जेट हो गया, ठीक, या फिर रॉकेट हो गया, ये सब आपका एयर ट्रांसपोर्ट में आ गया, ठीक। नेक्स्ट आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट
वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट में आपका शिप आ गया, ठीक है, शिप आ गई जो कार्गोस को लेके जा रही है, इसके साथ साथ पैसेंजर्स को भी लेके जा रही है, शिप आ गई। और एक लास्ट आता है, एक लास्ट क्या है? पाइपलाइंस, ठीक, पाइपलाइंस। तो ध्यान रखिए पाइपलाइंस भी आते हैं ट्रांसपोर्ट में ही पाइपलाइंस, जैसे कि गैस का पाइपलाइन हो गया, ठीक है। पाइपलाइंस बेसिकली आपका लिक्विड मटेरियल एंड गैसियस मटेरियल ही ले जाती है, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था आपका। तो ट्रांसपोर्ट में यही है, लैंड वाटर एयर तीनों इंक्लूडेड है। देन ऑल ऑफ द अबव, ये जो डी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 करिए, हाउ मेनी जोन्स हैज द इंडियन रेलवे सिस्टम बीन डिवाइडेड इनटू? भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है और क्रैश कोर्स के बच्चों को मैंने याद भी करवाया था, ठीक है, उनको तो याद भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और ये भी विश्वास है कि वो जल्दी से जवाब भी दें, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि हमारा जो ये है, हाउ मेनी जोन्स, इंडियन रेलवे सिस्टम जो है वो कितने जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। चलिए 12, 14, 16 या 18? बताइए। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं। देयर आर टोटल 28 क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू डू, ठीक है। चलो बताओ कितने जोन्स में डिवाइडेड है? सो टोटल 18 जोन्स में डिवाइडेड है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। 18 जोन्स में डिवाइडेड है। सेंट्रल जोन जो है, सेंट्रल जोन वो है महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई है, वहां पर है, मुंबई में है, जिसको आप CST कहते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये फर्स्ट है महाराष्ट्र में। बाकी नॉर्थ में भी है, नॉर्थ में आपका दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। ईस्ट में आपका आ जाएगा बिहार का कोई रीजन है, नहीं, कोलकाता का रीजन है, कोलकाता ही आएगा ऑब्वियसली। देन आपका सेंट्रल में भी आ जाएगा, भोपाल भी इसी में इंक्लूडेड है। इसके बाद साउथ में भी आ जाएगा। थोड़ा सा आपको फिर से याद करना होगा, मैं खुद भी भूल रही हूँ, बट 18 जोन जो है वो बहुत ईजी है याद करना। ऐसे डायरेक्शंस के साथ याद करो। इंडिया का मैप लो, इंडिया के मैप में सेंट्रल में दिल्ली, इसको तो सेंट्रल है ये महाराष्ट्र, ये तो याद ही रहेगा। बाकी जैसे जैसे आप डायरेक्शंस के हिसाब से याद करोगे आपको याद हो जाएगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और जिनको याद है वेरी गुड बच्चों, और ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। जब तक एग्जाम है तब तक तो एटलीस्ट याद करके रखो। देखो इंसान भूलता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर इंसान कुछ भूले ना तो उसे पूरी जिंदगी के गम याद रहे और फिर वो जी ना पाए, ठीक है। तो इंसान का ये नेचर है कि वो भूल जाता है, लेकिन जब तक एग्जाम है तब तक हमें कुछ ना कुछ करके उन चीज़ों को याद रखना होता है जो जरूरी चीज़ें हैं ना, लाइक एग्जाम की जो चीज़ें हैं जो पढ़ रहे हैं हम। तो इस वजह से अगर आपको याद रखना है तो आपको क्या करना होगा? रिविजन करना होगा, ठीक है। आप सभी ने याद किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़ का कि 18 जोन सबको याद होंगे, लेकिन सब लोग भूल भी गए होंगे ना, तो वापस से जाके रिवीजन कर लीजिए 18 जोन्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच स्टेशंस आर ज्वाइंड बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से कौन सा स्टेशन जुड़े हैं? दिल्ली, चेन्नई, श्रीनगर, कन्याकुमारी, जयपुर, सलेम या पटना, कोची? चलो बताओ, जल्दी से बताओ। क्या बात है। नेशनल हाईवे 44 आप सभी सुने हैं? नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बेसिकली नेशनल हाईवे 44 है, ठीक है। दिस इज नेशनल हाईवे 44 जो कि 4000 किलोमीटर लंबा है। कितना? 4000, ठीक है, 4000 किलोमीटर लंबा है ये। और इसका राइट आंसर हो गया श्रीनगर टू कन्याकुमारी। श्रीनगर नॉर्थ में है, ऑब्वियसली हिंदी कश्मीर, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, सो चेन्नई में, ठीक है। तो आपको ये श्रीनगर कन्याकुमारी पूरा अगर मैप आप देखेंगे तो पूरा नॉर्थ से साउथ ज्वाइंट है इससे, ठीक है। इसके साथ साथ बीच में बहुत सारे जगह आते हैं, जैसे उधमपुर, जम्मू, जालंधर, इसके बाद दिल्ली आ गया, आगरा आ गया, ग्वालियर आ गया, ठीक है। ये सब रीजन्स आते हैं बीच में, ठीक है। बेंगलुरु, हैदराबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सब भी आता है, ये तो ये सब रीजन्स आते हैं, मदुराई वगैरह,
ठीक है, मदुराई वगैरह, तो ये सब बीच में आते हैं। बेसिकली आपको वो सब रीजन्स उतना रिमेंबर नहीं करना है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि श्रीनगर का टोटल लेंथ कितना है, 4000 किलोमीटर है। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे 44 है, NH 44 है इसका नाम, और इसकी ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। नेशनल हाईवे है तो ये रेलवे नहीं है, ये रेलवे नहीं है, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत हो रहा है, ये रेलवे सिस्टम नहीं है, ये हाईवे है, रोडवे है, ठीक है, रोडवेज है ये, रोडवेज, ठीक। चलो अब उसके बाद 7वां क्वेश्चन करिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग नॉइज पॉल्यूशन। जो नॉइज पॉल्यूशन होता है उसको मेजर करने का क्या यूनिट है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई। देखिए पॉल्यूशन भी कुछ टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है, पॉल्यूशन के कुछ टाइप्स है, जैसे कि थोड़ा इसका पेन पतला कर देते हैं, हाँ, ठीक। पहला जो टाइप है ये और ये, तो फर्स्ट टाइप जो है वो है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन आप सभी सुने होंगे। सेकेंड आता है एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन के बाद आता है लैंड पॉल्यूशन के अलावा आता है नॉइज पॉल्यूशन, ठीक। नॉइज हाँ, यहाँ पॉल्यूशन है, चलिए तो सब जगह पॉल्यूशन ऐड कर देना भाई, ठीक। पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जो पानी से पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। पॉल्यूशन क्या होता है, एडिशन ऑफ द फॉरेन मटेरियल, किसी भी फॉरेन मटेरियल का एडिशन जब हो जाता है तब उसे पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो पानी में जब फॉरेन मटेरियल ऐड हो गया तो वाटर पॉल्यूट हो गया। एयर में जब फॉरेन मटेरियल ऐड हो गया, जैसे नाइट्रोजस गैसेज ऐड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जितना रहना चाहिए उतना नहीं, उससे ज़्यादा ऐड हो गया, तब हो जाएगा ये क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया। इसके साथ साथ लैंड पॉल्यूशन, बेसिकली आप इसको सॉइल पॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है कि जब सॉइल पॉल्यूट हो जाता है ना, लैंड पॉल्यूशन जैसे कि आपने अनट्रीटेड सीवेज का वेस्ट मिट्टी में दफन कर दिया, ठीक है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज के वेस्ट भी आपने दफन कर दिया, प्लास्टिक वगैरह भी आपने मिट्टी के अंदर डंप कर दिया, तो इससे क्या होता है कि लैंड पॉल्यूट होता है। इसके साथ साथ नॉइज पॉल्यूशन होता है। नॉइज पॉल्यूशन देखिए, जब आपका हियरेबल जो कैपेसिटी है, जितना आप सुन सकते हैं आवाज, अगर उससे तेज आवाज में कुछ बज रहा है तो वो पॉल्यूट हो रहा है, आपका नॉइस, मतलब आपका कान पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस हो रहा है, ठीक है। ये भी एक मेजर पॉल्यूशन है और जिसे कोई ध्यान ही नहीं देता, और त्योहारों पर खूब बड़े बड़े डीजे लग जाते हैं। बाकी नॉइस पॉल्यूशन गया पानी में, है ना। हमें नॉइज पॉल्यूशन का ध्यान रखना चाहिए। लोग अगर कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, मतलब हियरेबल जो हमारा एक बियरेबल कैपेसिटी है ना, बियर करने की जो कैपेसिटी है, अगर उससे पार हो गया कुछ तो वो पॉल्यूशन में आ जाएगा, डेट इज। तो वही है कि नॉइज पॉल्यूशन को मेजर कैसे किया जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, मिली बार है, डेसिबल है, डेसीमीटर या सेंटीमीटर। चलिए जल्दी से बताइए, यू हैव 10 सेकेंड्स, टेल मी। डेसिबल, क्या बात है, क्या बात है, डेसिबल, वेरी गुड। डेसिबल इसको डी और बी ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है, डी बी, और एक मिनट, शायद ये, हाँ ये उल्टा बता दिया मैंने, ये डी और ये बी ऐसे इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। तो डेसिबल में इसको मापा जाता है, डेसिबल इज राइट, और ऐसे ये मेजर करता है नॉइज पॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 8वां करिए, इन विच टाउन डू व्हीकल एमिट द मोस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। किस शहर में वाहन सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करता है, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कॉज करता है, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर को पॉल्यूट करता है, जो मैंने बताया। तो बताइए कौन सा शहर है जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा एमिट हो रहा है, दिल्ली, मथुरा, कोहिमा या झांसी में। चलो जल्दी से बताओ। और पता है यहीं पे मैं आपको एक हिंट देती हूँ, यहीं पे ऑड इवन सिस्टम भी शुरू हुआ था, अब तो सब बता देंगे। हमारा नेशनल कैपिटल है और यहीं पे ऑड इवन सिस्टम भी शुरू हुआ था, बिकॉज ऑफ दीज व्हीकल्स एमिटिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड which was polluting, basically which is polluting, अभी भी वैसा ही है, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, which is polluting the air, या और वहाँ पे सांस लेना बड़ी दुविधा की बात होती है, लोगों को सांस भी लेना है और नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि सांस लेते हैं तो वो सिगरेट जो होता है ना उसके बराबर का धुआं जाता है और वो नुकसान करता है लंग्स को। तो चलिए बताइए क्या होगा। क्या बात है, दिल्ली, यस दिल्ली इज राइट आंसर, दिल्ली
दिल्ली जो है हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली, यहीं पर है, यहीं पे सबसे ज़्यादा व्हीकल्स एमिट करती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 9 to 13 नंबर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। आपको ये पैराग्राफ रीड करना होगा, पैराग्राफ रीड करने के बाद जो सवाल आएंगे उसका जवाब देना है। ठीक है, तो पैराग्राफ मैं रीड करती हूँ, आप भी मेरे साथ रीड करो या सुनो ध्यान से, उसके बाद जवाब देना। चलो तो रीड करते हैं। इक्विटी रिफर टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी। इक्विटी का मतलब क्या होता है ये बताया गया है। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज का, जो कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो सके। द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड इन इंडियन केस कास्ट। ठीक है, ये आपकी बुक से ही लिया जाता है, हमेशा बुक से ही लिया जाता है, एनसीईआरटी से लिया गया ऑब्वियसली। येट दिस इज वेरी ऑफ्टन नॉट द केस एंड हैपन इन द ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल इन एनी कंट्री इट इज इंटरेस्टिंग टू सी which group the most of the school dropouts belong to. This should be then leads to understanding of the reason of for such behaviors in India. A large number of women and persons belonging to a socially and economically backward groups drop out the school. This shows that the choice of these groups get limited by not having access to knowledge, sustainability, knowledge. ठीक है, then sustainability means continuity. अब next point बता रहे हैं कि sustainability means continuity in the availability of the opportunities. To have sustainable human development, each generation must have the same opportunities. All environmental, financial and the human resources must be used keeping in the mind the future. Misuse of any of these resources will lead to fewer opportunities for the future generation. A good example is about the importance of the sending girls to school. ठीक, देखते हैं आगे भी है या नहीं है, आगे है। तो if a community does not stress the importance of sending its girl children to the school, many opportunities will be lost to these young women when they grown up. Their career choices will be severely curtailed and this would affect their other aspects of their lives. So each generation must ensure the availability of the choices and opportunities to the future generation. Productivity here means human labor productivity or productivity in terms of human work. Such productivity must be constantly enriched by building capabilities in the people. Ultimately, it is people who are the real wealth of nation. Therefore, efforts to increase their knowledge or provide better health facilities ultimately leads to better work efficiency. Then आगे देखते हैं कि नहीं। अब हिंदी में भी पढ़ूंगी। देखो आप लोगों को क्या लगता होगा कि ये सवाल करके हमें क्या मिलेगा, पता है सवाल करके क्या मिलेगा आपको? 9, 10, 11, 12, 13 5 सवाल जो है वो पैराग्राफ से आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, हर साल आते हैं। एनटी ऐसा ही सवाल देता भाई, एनटी तो ऐसा ही देगा और 5 सवाल इससे आएगा। और 5 सवाल की क्या वैल्यू आपकी लाइफ में आप जानते हैं। एक सवाल से बंदा छट सकता है। ठीक है, एक सवाल अगर गलत किया और एक सवाल किसी ने सही कर दिया ना तो उसको एडमिशन मिल जाएगा और तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये 5 सवाल कितने इंपॉर्टेंट। और पता है मजे की चीज ये है कि ये बड़ा इजी होता है, मुझे तो सबसे इजी लगता है। मतलब इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पैराग्राफ आता है और जो क्वेश्चंस आते हैं ना इन्हीं पैराग्राफ से आता है। तो अब यही पैराग्राफ से सवाल आता है, मान लो हमने पढ़ा भी नहीं तो यहीं से ढूंढ के भी भर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक आप कंप्रिहेंसिव पैसेज करते होंगे इंग्लिश में, इंग्लिश वाला ही चीज़ अब हर सब्जेक्ट में आ चुका है। ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, सब में आ चुका है। ठीक है, इसके साथ साथ ये पैराग्राफ साइंस में भी आ चुका है, सिर्फ सोशल साइंस की स्ट्रीम्स में नहीं। और साथ साथ ये भी है कि मैं इसके बारे में बताऊं तो ये आपके चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट से लिया गया है। आपके जो 4 पिलर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड इक्विटी। ठीक है, ये 4 जो पिलर्स थे, इन चारों पिलर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है और उसी में से सवाल आएगा। देखो पहला इक्विटी है, फिर प्रोडक्टिविटी या सस्टेनेबिलिटी भी है, प्रोडक्टिविटी भी गई था, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब मैं हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ, हिंदी वाले बच्चों का डिमांड आता रहता है मैम हिंदी, ऐसे शोर मचा देते हैं जैसे मैं भाग जा रही हूँ। अभी नहीं, मैं यही हूँ ना भाई, यही हूँ, अभी बता रही हूँ। ठीक है, चलो अब हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में एक बार पढ़ लेती हूँ, आप भी साथ में ही पढ़िएगा। साथ में पढ़ोगे तो तुम लोग को भी आएगा, नहीं तो ध्यान से सुनना, दिमाग यहाँ ना हो। ठीक है, क्लास में ही रहे। चलो, तो क्या बोला जा रहा है? समानता का अर्थ है
सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना, लोगों को मिलने वाले अवसर उनके लिंग, नस्ल, आय और भारतीय मामलों में जाति से परे समान होना चाहिए। फिर भी ऐसा अक्सर नहीं होता है और लगभग हर समाज में ऐसा होता है। उदाहरण के लिए किसी भी देश में ये देखना दिलचस्प है कि स्कूल छोड़ने वाले सबसे ज्यादा लोगों किस समूह से आते हैं। तो इससे इस तरह के व्यवहार के कारणों को समझने में मदद मिलेगी। भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं और सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं या फिर पिछड़े समूहों को संबंधित लोगों को स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि ज्ञान तक पहुंच न होने से इन समूहों के विकल्प सीमित हो जाते हैं। देन आता है नेक्स्ट स्थिरता। स्थिरता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत मानव विकास के लिए प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलने चाहिए। सभी पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधन को उपयोग भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इनमें से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भविष्य की पीढ़ियों के लिए कम अवसरों की ओर ले जाएगा। लड़कियों के स्कूल भेजने का महत्व के बारे में एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट आगे है कि अगर मनुष्य समुदाय अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के स्कूल भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो बड़ी होने पर इन युवतियों के लिए कई अवसर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे उनके करियर के विकल्प बहुत सीमित हो जाएंगे और इससे उनके लिए जीवन में दूसरी पहलू को भी प्रभावित होंगे। इसलिए हर पीढ़ी को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए विकल्प और अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। यहाँ उत्पादकता और मतलब है मानव श्रम उत्पादकता। ठीक है, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी थर्ड आता है हमारा पिलर। उत्पादकता या मानव कार्य में संदर्भ में उत्पादकता लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसे उत्पादकता को लगातार समृद्धि किया जाना चाहिए। आखिरकार ये लोग ही हैं जो राष्ट्र की असली संपत्ति है। यस, ये वाला लाइन आप लोग ध्यान दिए होंगे। फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन में भी आपको ये बोला गया था कि ह्यूमन आर बेसिकली द रिसोर्स ऑफ द कंट्री। कोई भी मिनरल रिसोर्स नहीं होती है। जो राष्ट्र की असली संपत्ति होती है वो कौन होता है? मानव, लोग। ठीक है, उनके ज्ञान को बढ़ाने या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए प्रयासों के अंततः बेहतर कार्य कुशलता प्राप्त होती है। ठीक, चलो अब सवाल करते हैं। पहला सवाल है इससे कि ब्लैंक कम फ्रॉम द आइडिया ऑफ मोरल इक्वालिटी। मोरालिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी या कर्टसी। चलिए बताइए। ब्लैंक नैतिक समानता के विचार से आता है। नैतिकता, समानता, अवसर या शिष्टाचार। चलो जल्दी से बताओ बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। इक्वालिटी इज राइट। ठीक है, समानता सही है, समानता राइट है। नेक्स्ट करिए। व्हाई डू वी नीड इक्विटी? हमें समानता की आवश्यकता क्यों है? टू क्रिएट ट्रू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, टू क्रिएट एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, टू क्रिएट सस्टेनेबिलिटी अपॉर्चुनिटी या नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। स्थिरता के अवसर बनाने के लिए, शिक्षा के अवसर बनाने के लिए, अवसर की सच्ची समानता बनाने के लिए। चलिए बताइए क्यों है हमें आवश्यकता? ओके, तो हमें इक्वालिटी इसलिए चाहिए ताकि हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। ठीक है, इक्वालिटी, टू क्रिएट ट्रू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की सच्ची समानता बनाने के लिए। ठीक है, अब बताइए कि सस्टेनेबल गोल क्या है? गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का लक्ष्य क्या है? चलो बताओ
क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप है, या सोशल इंक्लूजन है, या ऑल ऑफ द अबव? पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश, या ये सभी? हाँ चलिए बताइए। अच्छा सवाल है। हाँ तो बहुत बहुत सुंदर जवाब आ रहा है, वेरी गुड, डी इज राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप भी होता है, मतलब संरक्षण भी होता है पर्यावरण का, साथ में सोशल समावेश मतलब इंक्लूजन भी होता है, तो ये सभी जो है वो राइट है। 12वां क्वेश्चन करिए, what does productivity refers to refer to within the concept of human development? Productivity जो है उत्पादकता, वो मानव विकास में उसकी अवधारणा को क्या, उसका अवधारणा का अर्थ क्या है? चुनाव करने की शक्ति, मानव श्रम उत्पादकता, पर्यावरणीय विकास या शैक्षिक अवसर, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इन्वायरमेंटल ग्रोथ, ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, या पावर टू मेक द चॉइसेस? चलिए बताइए। प्रोडक्टिविटी जो है वो एक पिलर है हमारा, ठीक है, हमने अभी पढ़ा पीछे से ही प्रोडक्टिविटी, जिसमें कि ह्यूमन के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, लोगों की क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है, मतलब उनमें स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली बी इज राइट, ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, मानव के श्रम की उत्पादकता कर रहे हैं, ये नहीं कि उनको खटवा रहे हैं या मेहनत करवा रहे हैं, उनमें स्किल डेवलप करवा रहे हैं, उनके अंदर अगर ठीक है, तो assertion एंड रीजन आपको बताते हैं। assertion क्या है, अभिकथन क्या है कि संधारणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, मतलब सस्टेनेबिलिटी, बेसिकली सस्टेनेबिलिटी है, तो सस्टेनेबिलिटी मींस कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड है रीजन, अब रीजन आपको क्या बताया जा रहा है कि टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज, संधारणीय मानव विकास के लिए प्रत्येक पीढ़ी के समान अवसर मिलने चाहिए। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट अच्छे स्टेटमेंट है और बहुत इजी भी है, हमने 50 बार पढ़े हुए हैं ना, मैंने भी चिल्ला चिल्ला के 50 बार बताया है, आप सभी को आता होगा। ऑप्शंस ये है, बताइए ए बी सी या डी क्या राइट है, चलो जल्दी से बताओ। हाँ ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए, ठीक है, ए मतलब बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, और assertion जो है वो रीजन जो assertion का सही एक्सप्लेनेशन है, मतलब यह सही बताया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ यही होता है अवेलेबिलिटी इन द अपॉर्चुनिटीज, एंड ऑल्सो इसका जो रीजन है वो भी सही है कि सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होगा जब सभी जनरेशन जो भी है उनको सेम अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी, हमेशा हर जनरेशन को मिलेगी, ठीक है। चलो दूसरा करिए, इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल
अवेलेबल टू एवरीबडी। इसके साथ साथ द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वली रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड इन इंडियन केस कास्ट। अभी हमने पढ़ा था, रिसेंटली पढ़ा था, ठीक है। तो क्या है कि समानता का तात्पर्य है सभी के लिए अवसरों तक समान पहुंच बनाना, लोगों को उपलब्ध अवसर उनके लिंग, नस्ल, आय या भारतीय मामलों के जाति के बावजूद समान नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो तो अब बताओ कि क्या है assertion and reason is right और wrong। देखो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। या नहीं लिखा है, नॉट लिखा है, ये ध्यान देना। इसमें लिखा तो है लेकिन नहीं भी लिखा है, ठीक है। तो ये ध्यान दे के आप जवाब दीजिएगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, क्या हो रहा है? सी, हाँ वेरी गुड, क्या बात है, सी इज राइट। एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है ना, नॉट नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, मतलब यही होता है कि जेंडर, रेस, कास्ट इन सब के बावजूद सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। नॉट नहीं होता ना, नॉट नहीं होता। सो सी इज राइट। चलो अब बताइए, हाउ मच फ्रेश वाटर इज देयर आउट ऑफ टोटल रिसोर्सेज। हमारे पास जो टोटल रिसोर्सेज है, ठीक है, उनमें से फ्रेश वाटर कितना है ये बताना है आपको। चलो जल्दी से बताओ। हाँ देखो हम क्या करते हैं, कैसे मापते हैं वाटर को, किस में मापते हैं हम वाटर को? क्यूबिक माइल्स में मापते हैं ना, बिलियन किलोमीटर क्यूब में भी हम बोलते हैं। तो अगर हम उसकी बात बोलें कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है, तो 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब इतना पानी है टोटल, ठीक। जिसमें से आपको 97.5% जो है वो क्या है, ये टोटल पानी है सॉल्ट वाटर, खारा पानी, ठीक है। सॉल्ट वाटर जो कि आपको मिलेगा समुद्रों में, ओशंस में, ठीक है, ओशंस में मिलेगा, मतलब पानी बहुत है। बाकी 97 पॉइंट इतना पानी जो है वो समुद्रों में मिलेगा, ओशंस में। आपको बताना है फ्रेश वाटर कितना है। तो आपने बिल्कुल सही बताया, बहुत लोगों ने बताया सही, 2.5%, ठीक है। 2.5% है टोटल हमारा फ्रेश वाटर। 2.5% में भी ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है। लाइक 2.5% तो हमारे फ्रेश वाटर है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कुछ पानी रिवर्स में है, रिवर्स में कुछ पानी है, 2.2% है शायद, ठीक है। इसके अलावा ग्लेशियर्स में बहुत सारा पानी ग्लेशियर्स में है, कुछ पानी ग्राउंड वाटर में है, ठीक, ग्राउंड वाटर। कुछ पानी लेक्स में है, लेक्स में भी है कुछ पानी, लेक्स में है। तो ऐसे ऐसे पानी विभाजित है। अब आपको कैसे मिलेगा पानी? तो कुछ ही पानी आपको या तो रिवर से आपको मिल जाता है, ग्राउंड वाटर से मिल जाता है, ठीक है। लेक से भी कभी कभार पहले इस्तेमाल करते थे, अब तो लेक्स भी गंदे हो गए, पॉल्यूट हो गए। तो पानी की कितनी कमी आप देख सकते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन करिए। आइडेंटिफाई द सेक्टर दैट कंज्यूम हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन इंडिया, ठीक है। भारत में सबसे अधिक पानी की खपत करने वाला क्षेत्र कौन सा है? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक या नन ऑफ द अबव? बहुत अच्छा सवाल है। इंडस्ट्रीज में भी, कृषि में भी पानी लगता है, उद्योग में भी लगता है, घरेलू में भी लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ लगता है ये बताना है। सबसे ज्यादा पानी कहाँ लग रहा है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। चलिए बताइए, साइड हट जाती हूँ मैं।
ठीक है। सो कृषि जो है एग्रीकल्चर, वो राइट आंसर है। एग्रीकल्चर में इरिगेशन में सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। इरिगेशन में सिंचाई जिसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, सिंचाई में सबसे ज़्यादा पानी की खपत होती है सिंचाई में। और आपको बहुत हैरानी होगी, जैसे कुछ हरियाणा और पंजाब वाले जो प्रदेश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई में यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर का जो मोस्ट ऑफ द मतलब बस 30% एरिया ही इरिगेटेड है, बाकी इंडिया में पूरा पानी से इरिगेटेड नहीं है। सोचो इरिगेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है फिर भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम अंडर वाटर शेड मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा जलंधर प्रबंधक के अंतर्गत एक कार्यक्रम है? हरियाली, नीरू मीरू, अरवरी या ये सभी? चलिए बताइए, हाँ जल्दी से बताइए। हाँ नीरू मीरू आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। यस नीरू मीरू आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, ठीक है। और अरवरी हरियाणा का है, हरियाणा। चलिए बताइए। हाँ हरियाणा नहीं था बेटा, एक मिनट, राजस्थान था। ओके आई रिमेम्बर दिस, राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का है। चलो सो वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैसे पानी जो है रेन वाटर जो है उसको हार्वेस्ट किया जाएगा, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं ये। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सभी है, जैसे हरियाली है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कैसे पानी को बचाया जाए, बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, कुछ टैंक्स बनाए जाते हैं, ये सब होता है, ठीक है। तो हरियाली, नीरू मीरू, अरवरी पानी संसद, ये सब कुछ सही है। इसका क्या मतलब है कि डी इज राइट, ऑल ऑफ दी अबव इज राइट, ठीक है, ये सभी जो है वो राइट है। अब बताइए 18 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्टैब्लिश्ड? ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1950 या 1952 में? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, अच्छा सवाल है। देखते हैं किसे किसे आ रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। और ये किया गया था कब? जून में किया गया था, नहीं अगस्त में किया गया था, ठीक है, अगस्त में किया गया था, अगस्त में। लेकिन टाइम आप बताएंगे, जल्दी से बताइए क्या टाइम है। हम जब आजाद हुए थे उसके एक साल बाद, ठीक है, 1948 में, 1948 अगस्त में। चलो इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटेलिक मिनरल्स? ठीक है, मिनरल्स में कौन सा अधात्विक खनिज है? तांबा, सोना, चांदी या चूना पत्थर? तो आपको ये आप जानते होंगे ये सब कि मिनरल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, मिनरल्स दो तरह के होते हैं, खनिज जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मेटेलिक और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक, ठीक है, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक क्या होता है? मेटेलिक वो होता है जिसके अंदर मेटल्स पाए जाते हैं, मेटल। नॉन मेटेलिक जिसके अंदर मेटल नहीं होता, ठीक है। इसके साथ साथ देखो मेटल्स में भी एक आ जाता है, मेटेलिक जो मिनरल्स है वो भी डिवाइड हो जाते हैं दो तरीके में, एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस, ठीक है, नॉन फेरस, ठीक। इसके बाद जो हमारे क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, नॉन मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल वो भी अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं जो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, या फिर कुछ होते हैं कि पुराने हैं नए हैं, क्या था मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है, इफ़ यू रिमेम्बर आप मुझे बताइए, हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। नॉन मेटेलिक में यही सब होता है, ठीक है। बाकी इसमें बेसिकली यही है कि जो मेटल्स नहीं, फेरस में जैसे कि जो आयरन कंटेन कर रहा है, इसमें आयरन नहीं कंटेन कर रहा है, आयरन नो है, ठीक है, आयरन नो है इसमें। इसके साथ साथ इसमें मेटल्स होते हैं, इसमें नॉन मेटल, मतलब मेटल का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जैसे चूना हो गया, ठीक है, तो जिप्सम वगैरह इसमें आ जाएगा, ठीक, चूना पत्थर ये सब। चलो तो जल्दी से जवाब दो, इनमें से कौन सा नॉन मेटेलिक है? चलिए आप बताइए। अरे बता तो दिया था मैंने, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ओके ठीक है, लाइमस्टोन मैंने बता ही दिया है। बाकी सोना, चांदी, तांबा ये सब उसी में आ जाएगा, ये
लाइमस्टोन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक कहाँ है? ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में या राजस्थान में? चलिए बताइए, जल्दी बताइए। मैग्नीज का इस्तेमाल क्या होता है? मैग्नीज का इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ठीक है, स्टील को बनाने में, स्टील को बनाने के लिए हमें मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ और भी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि 1 मिनट, आपने पेंट, आपके घर में पेंट हुआ होगा है ना, तो पेंट बना है उससे। बाकी जो खेतों में इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स जो छिड़के जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, ये सब भी उधरी से बनाया जाता है। ठीक, तो ये सब वही है, मैग्नीज की ही कमाल है, सब उसी से बन रहा है। ब्लीचिंग पाउडर से कीड़े मरते हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर भी इसी से बनाया जाता है। चलिए बताइए, मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्लीचिंग पाउडर मैग्नीज से। ठीक है, हाँ, तो सबसे ज्यादा है, क्या बताया जा रहा है? वेरी गुड, क्या बात है, ओडिशा इज राइट। ए जो है ओडिशा, वहां पे सबसे ज्यादा आपको मैग्नीज मिल जाएगा। 21वां क्वेश्चन करिए, बाय विच नेम वाज द इंदिरा गांधी कैनाल अर्लियर नोन एज। इंदिरा गांधी नहर जो था उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? गुजरात नहर, राजस्थान नेहरू या बीकानेर कैनाल? चलिए बताइए। (1984) की बात है, 1984। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब 1948 के पहले जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, 1948 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसी टाइम जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनको ऑनर करने के लिए, इंदिरा गांधी जो थी, उनको ऑनर करने के लिए क्या कर दिया गया? उनको ऑनर करने के लिए इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। और इसका पहले का जो नाम था वो था राजस्थान नहर। ठीक है, इसका नाम था राजस्थान नहर या राजस्थान कैनाल। राजस्थान से ही वो जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके पैरेलली चलता है ये नहर। ठीक है, राजस्थान में है। ठीक, चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। What was the period of first 5-year plan? पहला 5-year plan, पंचवर्षीय योजना जो थी, उसका पीरियड क्या था पहला? अब तो उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? ऑब्वियसली हमारे पीएम होते हैं। अभी पीएम है हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, तो मोदी जी हमारे पीएम, तो इसके चेयरमैन भी वही हुए। जो भी पीएम रहता है हमारे देश का, वो रहता है नीति आयोग का चेयरमैन। ठीक है, ये इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट इट वाज। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, 5-year प्लान्स, वो क्या थे? मतलब उसमें यही थे कि ग्रीन जो आपका आया ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो इसी में आया था। पहले ही था कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एकदम तेजी से बढ़ा देना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, इसी में आया था। लेकिन उसका टाइम पीरियड क्या था ये बताना है आपको। चलो जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ, 1951 to 1956 और अप्रैल में शुरू हुआ था ये। ठीक है, अप्रैल में शुरू हुआ था। वेरी गुड। चलो, और इसका ये भी काम था कि पर कैपिटा इनकम जो है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम, वो एकदम से बढ़ा देना है, इंक्रीज कर देना है। ये सब इसके एम्स थे। 23 नंबर क्वेश्चन करिए, इन विच ईयर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ऑपरेशनलाइज्ड। हमने कल पढ़ा था इसके बारे में। तो NHAI कब ऑपरेशनलाइज्ड हुआ, कौन से सन में? ठीक है, आपको ईयर बताना है। चलो जल्दी से बताओ। आज ये NHAI 50,000 किलोमीटर का टोटल आपका हाईवे देख रही है, पूरे इंडिया का। ठीक है, पूरे इंडिया का 50,000 किलोमीटर का हाईवे ये देख रही है। तो इस कब बनी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। किसके अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्रीय सरकार के अंदर आती है। ये कब बनी है? चलो बताओ, ये कब बनी?
1995, वेरी गुड, डी इज राइट, 1995 इज राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो, जो भारतीय प्रशासन प्रणाली था वो ऑल इंडिया रेडियो में कब बदला। ठीक है, IBS को AIR में कब बदला गया, चलिए बताइए कब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपको सन बताना है, चलो बताओ जल्दी बताओ। 1936, यस 1936, और डेट अगर मैं बात करूं तो 8 जून। ठीक है, 8 जून की बात थी, जून आने ही वाला है, गर्मी भीषण गर्मी पड़ती है उस टाइम। ठीक है, तो 8 जून 1936 में इसको बदला गया था। चलिए आप 25वां नंबर क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ इनसैट, इनसैट का पर्पस क्या है। ठीक है, इनसैट का उद्देश्य क्या है, दूरसंचार, मौसमी विज्ञान, विभिन्न डेटा और कार्यक्रमों के लिए अवलोकन, या ये सभी। एक सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट है इनसैट, तो इसका क्या काम है, हमने क्रैश कोर्स में पढ़ा भी था, तो जिन्होंने पढ़ा है वो तो बता देंगे, जिन्होंने खुद से पढ़ा है देखो मैं उनको आ रहा है कि नहीं, चलिए जल्दी से बताइए। ओके, ये सभी इज राइट, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हम इनसाइट से टेलीकम्युनिकेशन भी करते हैं, मेट्रोलॉजिकल जो जैसे कि वेदर कंडीशंस क्या है वो भी बताता है कि कल कैसी बारिश होगी या नहीं होगी, कल धूप होगा कि नहीं होगा, एक साल बाद क्या होगा, टेम्परेचर, ये सब कुछ ही बता देता है, टेम्परेचर नहीं वेदर बता देता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर भी एक तरीके से हम जान जाते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस डेटा प्रोग्राम्स, तो बहुत सारे डेटा प्रोग्राम्स को भी ऑब्जर्व करता है, ये सब कुछ इनसाइट करता है। ठीक है, चलो 26वां क्वेश्चन करिए। मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है, प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, सॉलिड वेस्ट, क्रॉप, एनिमल या फॉरेस्ट, ठोस अपशिष्ट, फसलें, पशु या वन, बताइए। ए, वेरी गुड, ए जो है ठोस अपशिष्ट वो राइट है, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट हर तरीके से पॉल्यूशन करता है, मिट्टी के अंदर दफन कर दो तो भी पॉल्यूट करेगा मिट्टी को, एयर में मिक्स हो जाएगा तो एयर को, इसके बाद पानी में मिक्स हो जाएगा तो पानी को। सॉलिड वेस्ट बहुत सारे डिफरेंट गैसेस को भी प्रोड्यूस करते हैं, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट वजह से, सॉलिड वेस्ट के कारण ही अर्बन एरियाज जो है, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और सैनिटेशन नहीं हो पाता है जैसे स्लम एरियाज में, और उसके बाद लोग बीमार पड़ते हैं, प्लेग वगैरह जो फैल जाता है, ये सब ड्यू टू इट्स सॉलिड वेस्ट। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, फ्रूट्स और वेजिटेबल, औद्योगिक अपशिष्ट, अपशिष्ट जल उपचार, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट, बताइए। सोर्स वाटर पॉल्यूशन का सोर्स इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए सभी से पॉल्यूशन होता है ना, सीवेज ट्रीटमेंट से भी पॉल्यूशन होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से भी पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रीज के वेस्ट से भी पॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट हो जाता है तो पॉल्यूशन नहीं होगा, होगा, ये है कि कम होगा लेकिन होगा। ठीक है, और ट्रीटमेंट हो रहा है, बाकी जो वेस्ट बच रहा है वो भी तो वहीं भेज देते हैं वो लोग, तो हर जगह से पॉल्यूशन हो रहा है। बस ये है, फ्रूट्स और वेजिटेबल से आपको कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, इंसानों को भी नहीं होता, इस वजह से वो खाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हरी सब्जी और फ्रूट्स खाइए। ठीक है, तो वही है, फल और सब्जियों से वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा।
क्वेश्चन है कि स्टेट द वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार की एक विशेषता बताइए। थकाऊ कार्य है, विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, समय की बचत होती है, 2 और more person are involved, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, ठीक है। tedious task, no exchange of ideas, time saving, 2 और more person involved। जल्दी से बताइए टेलीकम्युनिकेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। टेलीकम्युनिकेशन इज बेसिकली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन से टाइम सेव होता है, ठीक है, टाइम सेव होता है, इससे ये बड़ी बात है, समय की बचत होती है। इसी के साथ हमारी कक्षा होती है समाप्त। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड अटेंडिंग दिस सेशन। आप सभी अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं कल, ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय पर, कल मिलते हैं। और ठीक है, आपके 28 में से कितने सवाल सही हुए आप मुझे बताइएगा कमेंट में। कहाँ बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। इसके अलावा कक्षा कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, ठीक है, क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बाय बाय।